Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss it's your Art Maths Paper 2, October November 2024, and variant is 2-3. So let's start. In the first question, it says that diagram shows the graph of y equals to x plus 1, x minus 1, x minus 2. Use the graph to solve the inequality x plus 1, x minus 1, and x minus 2 lesser than 1. Okay. अब ये जो ग्राफ है आपके पास ये इस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। हमसे कह रहा है लेसर देन 1। पहले हम यहाँ पर अगर कंपेयर करें, देखें ये पूरा y के बराबर है, ठीक है। तो ये भी पूरा y होगा, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है मेरे पास y लेसर देन 1। अब y लेसर देन 1 से पहले आप y इक्वल टू 1 की लाइन बनाएंगे और y इज इक्वल टू 1 की लाइन मेरे पास ये ऐसे बनेगी, ठीक है। ये आगे लाइन y इक्वल टू 1 की मैं मेंशन कर रहा हूँ उस पर। अब आपको ये कहा कि लेस देन का मतलब ये होगा कि जब आपका कर्व इस लाइन से नीचे है उस वक्त x की वैल्यू क्या है ये फाइंड करने को आपको कहा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वाली वैल्यू से। एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो है हमारे पास ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब पहले हम इस वैल्यू को देखते हैं। ये आ रही है 5 6 7 8, लेट्स से ये आ रही है हमारे पास 0.8 नेगेटिव का। अब मैं ये कहूंगा कि अगर ग्राफ की इनइक्वालिटी को 1 से कम होना चाहिए तो x की वैल्यू को लेस देन होना चाहिए 0.8 विद अ नेगेटिव साइन। कीप इन माइंड क्योंकि यहाँ पे साइन लेस देन का है तो मेरे पास ये साइन लेस देन का आएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें राइट साइड की तरफ, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। हम उन दोनों वैल्यूज को पहले मार्क कर देते हैं। एक वैल्यू हमारे पास ये आ रही है और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आती है? 0.55 अप्रोक्सीमेटली, 0.55 एंड दैट इज 2.1 2.2 2.25 एंड 2.3 के बीच में। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो वैल्यू मेरे पास है वो किसके बीच में आ रही है? 0.55 से बड़ी है और 2.25 से छोटी। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, the function is defined by f of x is equals to 1 minus 4x minus x square. Write f of x in the form of a minus x plus b whole square where a and b are constant. इसको करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, चाहे आप कंपेयरिंग करें चाहे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के डायरेक्ट स्टेप अप्लाई करें। तो मेरे पास फंक्शन क्या है? मेरे पास फंक्शन है f of x is equals to minus x square minus 4x plus 1। मैंने इसको जरा अरेंज किया। अब मैं 4x स्क्वायर और x को फोकस करूंगा तो ये आएगा, माइनस कॉमन लिया, अंदर मेरे पास क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 4x और जो बाहर वाला प्लस 1 है वो अपनी जगह। अब आपने क्या करना है? 4/2 2 का स्क्वायर 4। तो आपने क्या किया? आपने किया +4 एंड -4। ये मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स अप्लाई कर दिए। अब ये हमारी बनेगी आइडेंटिटी माइनस, ये आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर -4 एंड देन +1 अपनी जगह। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गॉट माइनस टाइम x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस +4 एंड +1। तो आपका आंसर क्या बन गया? माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5। ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। हमने इसको इस फॉर्म में देने के पहले नंबर है एंड देन ब्रैकेट है। तो मैं ये कह सकता हूं जो मेरा आंसर बनेगा फाइनल, f of x is equals to 5 minus x plus 2 होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन में कहा है लाने का। ये आंसर, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ f। अगर आप इस फंक्शन को देखो तो ये एक आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा सेट फेस बनेगा। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पर साइन हमारा नेगेटिव है। तो अगर मैं इसको रफली स्केच करूं रेंज निकालने के लिए, तो टर्निंग पॉइंट क्या होगा? टर्निंग पॉइंट इसका होगा -2 पर 5। टर्निंग पॉइंट आएगा -2 पर 5, ये टर्निंग पॉइंट आएगा, ठीक। और आपके पास जो ग्राफ बन रहा होगा वो काइंड ऑफ कुछ ऐसा होगा। ये मैं बिल्कुल रफली बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये पता है कि चूंकि टर्निंग पॉइंट यहाँ पर होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे पास -2 एंड 5। अब जो आपका ग्राफ है वो हमेशा इससे नीचे जाएगा, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता। तो हमारे पास जो इसकी रेंज आएगी f of x की, इट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 5। ये बनेगा आपका आंसर रेंज का। तो कभी भी आपको रेंज का आंसर देना हो, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक रफली स्केच लाजमी किया करो। नेक्स्ट पार्ट, द फंक्शन g is defined by this function where x is greater than equals to k, where k is a constant.
स्टेट द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के सच दैट जी हैज एन इनवर्स। देखिए यहाँ पर इनवर्स से ताल्लुक क्या है? इनवर्स का मतलब होता है कि ये 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है। अब आप कंपेयर करो अपने इस फंक्शन को अपने एफ के साथ, तो ये दोनों फंक्शन आप ऑब्जर्व करोगे, दिस वन एंड दिस वन, दे बोथ आर सेम, ठीक है। अब इसको आपने निकालना है एक्स इज ग्रेटर देन के। ओके बेटा, हमारा मेन टारगेट है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, ये हमारा। आपने यहाँ पे रखना होता है टर्निंग पॉइंट को। बेटा देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वैल्यू किस वैल्यू ऑफ एक्स पे ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, तो आप कहेंगे अगर मैं एक्स की जगह -2 पुट कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा। तो हम ये बात कहेंगे दैट एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो के का आंसर मेरे पास आ जाएगा -2। ये इसका आंसर है जिस पर इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। नेक्स्ट पार्ट, use your value of k, find g inverse of x, state its domain and range। ओके, अब g of x तो वही फंक्शन है जो f of x है, और हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लेकर आ चुके हैं, जो हमारे पास पहले पार्ट का आंसर है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये फंक्शन हमारा सेम है। इसको मैंने कॉपी कर दिया और ये लेकर आ गया मैं नीचे। अब ये हमारे पास g का फंक्शन आ गया, ठीक है। हमने इसमें फंक्शन को इन्वर्स निकालना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। पहला स्टेप हो जाएगा, यू नीड टू अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स ताकि आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 5। अब यहाँ पर एक बड़ी कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आपने प्लस माइनस लाजमी इंट्रोड्यूस करना होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस वाई माइनस 2। x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस 2, और x की जगह आ जाएगा g इनवर्स ऑफ x। ये हमारा स्टेप होता है। अब यहाँ पर जो प्लस माइनस में यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये डिपेंड करता है हमारे डोमेन के साइन के ऊपर। अगर आपके पास साइन ग्रेटर देन का है तो रूट में हमेशा हमारे पास प्लस आएगा। अगर ये लेसर देन का होता तो रूट वाला साइन हम लेते नेगेटिव वाला, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया जी इनवर्स। मुझे क्या निकालना था? इसकी डोमेन और उसकी रेंज। इसके लिए आपको एक सिंपल सा फंडा पता होता है क्या? हम लिखते हैं भाई एक फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन की जो डोमेन है, फंक्शन और ले लेते हैं हम उसका, लेट सपोज उसका इनवर्स ले लेते हैं, ठीक है। उसका इनवर्स ले लेते हैं। जो फंक्शन की डोमेन है वो बेसिकली इनवर्स की रेंज है, और जो फंक्शन की रेंज है वो बेसिकली इनवर्स की डोमेन है। ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब फंक्शन पर आते हैं। फंक्शन की आपके पास डोमेन क्या है? फंक्शन की आपके पास डोमेन क्या है भाई, ये देखते हैं जरा। हमारे पास डोमेन अभी नजर नहीं आ रही मुझे यहाँ, लेकिन मुझे रेंज नजर आ रही है, मैं रेंज निकाल चुका हूँ। अब जो मेरे पास फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन है। तो मेरे पास जो फंक्शन की रेंज आई थी वो क्या आई थी? वो आई थी f ऑफ x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। जो फंक्शन की रेंज वो इनवर्स की डोमेन, ये हो जाएगा x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5, दैट इज द डोमेन ऑफ माय इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं इनवर्स की रेंज। इसका मतलब है फंक्शन की डोमेन देखनी पड़ेगी। दिया हुआ है पार्ट 2 में, यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास जी इनवर्स की डोमेन है ना। ओके, एक आंसर तो आ चुका था हमारे पास -2। तो जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन है, अब मैं थोड़ा इसको गैप करके लिखता हूँ यहाँ पर, एक मिनट ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। मेरे पास फंक्शन की डोमेन क्या है? फंक्शन की डोमेन थी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ये फंक्शन की डोमेन थी। और जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है, तो g इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो जो आपके फाइनल आंसर्स हैं, फाइनल आंसर आपका एक ये है, ठीक है, और एक आपके पास ये बाकी वर्किंग मैंने आपको बताई है कि ये आए कहाँ से, ये मैंने वो बताया, ठीक है। फाइनल आंसर ये। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट 2 tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टाइम्स 2 tan थीटा माइनस sec थीटा इक्वल्स टू 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, 2 tan थीटा प्लस sec थीटा। अब देखें ये हमारे पास बन गई आइडेंटिटी, कौन सी? ये हमारे पास बन गया a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 2 tan थीटा एंड बी की जगह सेक थीटा हो गया। आपने अप्लाई किया, सो यू गॉट 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन जो चीज आपको प्रूव करनी है वहां पर सेक नहीं आ रहा। अब आपने सेक की जगह उसकी आइडेंटिटी को यूज करना होगा। 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा, इट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया आइडेंटिटी। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 tan स्क्वायर थीटा -1 -tan स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई किया, 4 - 1 3 tan स्क्वायर थीटा -1। ये आपको शो करना था, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, हेंस। हेंस का मतलब क्या होता है कि अब आपका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो यहाँ यूज होगा। हेंस ऑफ द इक्वेशन 2 tan + sec थीटा, देखिए सेम चीज है, तो इसकी जगह तो जो हमने प्रूफ किया वो लेकर आते हैं। ठीक है, हमने ये प्रूफ किया था, इसको हम इसकी जगह लिख देते हैं, ये इसकी जगह आ गया, और इक्वल्स टू 1। अब आपने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है इसी को। ये बनेगा आपके पास 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 वाला के +1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। अब आपने अप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स ताकि आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो आपके पास क्या आया, tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2/3। सिंप्लीफाई करेंगे एंड कीप इन माइंड कि यहाँ पर प्लस माइनस लाजमी आएगा। ठीक है, ऑल्दो कि आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, आपकी रेंज है फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे आप। अब आपने किया tan इनवर्स, तो अल्फा आया, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2/3। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 39.23 डिग्रीज। ठीक है, क्योंकि आपके पास रेंज उसने दी भी है 0 and 180, इसका मतलब ये होगा कि या तो मैं पहले क्वाड्रेंट में जाऊंगा या मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, क्योंकि 0 से लेके 180 है। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ अपना अल्फा 39.23 एंड 39.23। अब जो आपका पहला अल्फा होगा वही थीटा होगा, दैट इज 39.23, और जो दूसरा होगा उसमें आपको 180 में से माइनस करना पड़ेगा 39.23। ये माइनस करके कौन सा एंगल आएगा, ये माइनस करके आपके पास ये वाला एंगल आएगा जिसको हमें ढूंढना है। ठीक है, तो आपके जो फाइनल आंसर आएंगे थीटा के, दैट इज 39.23। ये तो पहले क्वाड्रेंट का आ गया, 180 में से माइनस किया, यू गॉट 140.77। ये आपके पास दो आंसर्स आ गए थीटा के। ठीक है, नेक्स्ट वन, diagram shows a design for a logo. The logo is a sector of a circle radius r with angle alpha radians. The area of the logo is 9. Show that the perimeter of the logo is given by this. Okay. मुझे यहाँ पर गिवन क्या है, मुझे गिवन हो गया एरिया। अब हम एरिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इज 1/2 r² थीटा, ये हमारा है, और यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एरिया कितना है, एरिया है 9 इज इक्वल्स टू 1/2 r² अल्फा। किसको सब्जेक्ट बनाना है ये आपको पता लगेगा यहाँ से। देखिए पेरीमीटर में आर आ रहा है, अल्फा नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि यहाँ से अल्फा बनेगा सब्जेक्ट। सो 18 डिवाइडेड बाय r² इज इक्वल्स टू अल्फा, ये आपके पास आ गया। ठीक है, आपको शो करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज 2r प्लस r², ये आएगा आपका पेरीमीटर। तो आर की जगह तो हमारे पास आर ही रहेगा। आर्क लेंथ क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू आर टाइम्स थीटा, ये आपके पास वर्किंग फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ का। सो 2r प्लस आर एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज 18/r²। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, 2r प्लस ये r और r हो गया कैंसिल, सो 18/r एंड दैट इज योर पेरीमीटर, जो कि आपको शो करना, ये आपने शो कर दिया। Given that R can vary, find the stationary value of P and determine its nature. अब आप पहले इसको उठा लें स्टेशनरी वैल्यू के लिए अपने P वाली एक्सप्रेशन को। अब चूंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टेशनरी वैल्यू की, इसका मतलब है कि हमने इसको डिफरेंशिएट करना होगा, बट बिफोर दैट हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सो P इज इक्वल्स टू 2r प्लस 18, और ये R ऊपर जाके हो जाएगा -1। अब हम इसको डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू R। So dp over dr is equals to 2 minus 18 and r to the power -2.
अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 18 आर पावर -2 नीचे जाएगा तो आर पावर 2। और स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम इसको इक्वेट करते हैं 0 से फॉर स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 = 18/r² अरेंज कर लिया मैंने। एंड आर स्क्वायर = 2 9 = 18 और रूट अप्लाई कर दिया। तो यू गॉट द वैल्यू फॉर r = +-3, जिसमें से हम पिक करेंगे r को 3, क्योंकि अगर r रेडियस है तो रेडियस तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये तो आ गया मेरे पास r का आंसर। ठीक है, अभी कह रहा है फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ p। स्टेशनरी वैल्यू क्या होगी, देखिए p = 2 टाइम्स r +18/r। ये हमारे पास p का एक्सप्रेशन था। ठीक है, यहाँ पर हमने r की जगह वैल्यू पुट कर दी है 3 जो हम निकाल चुके हैं। ये आ जाएगा पेरीमीटर = 2 3 6 + 6 एंड दैट इज 12। ये तो आ गया p का आपके पास आंसर 12। अब ये कह रहा है आपको डिटरमाइन इट्स नेचर। अब नेचर के लिए क्या करेंगे भाई, डबल डेरिवेटिव। p क्या था मेरे पास, dp/dr क्या था, सॉरी dp/dr था 2 - 18 r पावर -2। ये हम यहाँ निकाल चुके हैं, मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। जब हम इसको फिर से डेरिवेट करेंगे और नेचर पार्ट, d²p/dr², 2 तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 18 2 36 r पावर -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36/r³ अब जो हमारे पास r की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो d²p/dr² = 36/r³ और r क्या आया था, r आया था हमारे पास 3, दैट इज 36/27। अब ये जो आंसर है दैट इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी नेचर है इट इज अ मिनिमम वैल्यू। ये अशकर की जो नेचर है वो मिनिमम है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, द टेंजेंट टू द कर्व at y = √x+1/x at the point where x is 3 meet the line y = x-16 at the point A, find the coordinates of A। ओके, अब यहाँ पर कीवर्ड क्या है, द टेंजेंट। पहले तो आपको उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, y क्या है, y √x+1/x। सबसे पहले आपको इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के लिए हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट। यहाँ पर u क्या हो जाएगा, u इज x+1^1/2 एंड v इज x। जब आपने u को डेरिवेट किया तो क्या आंसर आया, पहले पावर लिखें फिर पावर में से 1 को करें माइनस, और जब आपने v को डेरिवेट किया तो u गॉट 1। अब आता है हमारे पास वर्किंग फॉर्मूला, तो d/dx ऑफ y, फॉर्मूला क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v²। ये हमने अप्लाई कर दिया कोशेंट रूल। अब आते हैं हम अपने वैल्यूज को पुट करते हैं। v क्या है, v है x, डेरिवेटिव ऑफ u क्या है, 1/2 टाइम्स x+1 विद द पावर -1/2 माइनस u क्या है, x+1 to the power 1/2, डेरिवेटिव ऑफ v1 है डिवाइडेड बाय v² एंड v इज व्हाट, v इज x²। ये मैंने सब कुछ प्लेस कर दिया। ठीक, सिंप्लीफाई करता हूं मैं इसको न्यूमरेटर में। देखिए ये जो पावर है मेरे पास -1/2, उसको पॉजिटिव करता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x+1 to the power 1/2 माइनस x+1 to the power 1/2 डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, अब आपने लेना है ऊपर इसका एलसीएम, ऊपर एलसीएम ले रहे हैं हम लोग। तो एलसीएम में क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम में आ जाएगा 2 टाइम्स x+1 to the power 1/2, ये x आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 2 टाइम x+1। यहां पर याद रखिएगा हमें पता होता है कि √a मल्टीप्लाई बाय √a बराबर होता है a के। ठीक है, तो जब हमारे पास रूट वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी रूट वाली टर्म से, तो रूट इसका हट जाएगा। डिवाइड में x² अपनी जगह है। अब इसको न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, तो x - 2x - 2
divided by x square times 2 times x plus 1 to the power 1 upon 2, ये आपस में हो गए मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, सो वी गॉट माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर टाइम एक्स प्लस वन टू द पावर वन अपॉन टू, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। इसके बाद आपको यहाँ पर मिली है x की वैल्यू कि x कितना है हमारे पास 3। अब हमने यहाँ पर x की जगह 3 पुट करना है, एट x इज इक्वल्स टू 3। जब आपने x की जगह 3 पुट किया, अब आपके पास ग्रेडियंट का आंसर आएगा। सो माइनस थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाई टू टाइम्स थ्री स्क्वायर टाइम्स थ्री प्लस वन पावर वन अपॉन टू। So minus 3 minus 2, it is negative 5 divided by 3 square, 9, 9 2s are 18. 3 plus 1, 4 की power 1 upon 2 is 2. So आपके पास gradient की वैल्यू आ चुकी है and that is negative 5 over 36। ये हमारा एक important पैरामीटर आ गया gradient। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ कि ये मेरी एक्स्ट्रा जगह ले रहा है। अब आते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर ना। अच्छा, यहाँ पर x तो मालूम है 3, मुझे y नहीं पता, तो मेरे पास y की इक्वेशन क्या है? y मेरे पास है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, और x की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ? अब 3 पुट करने वाला हूँ। तो y का आंसर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री। 3 प्लस वन, फोर, फोर का रूट हो जाएगा 2, तो ये आएगा 2/3। तो अब किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि हमारे पास पॉइंट आ गया, x क्या था? x3 है, y 2/3 है, एंड ग्रेडियंट इज 5 -5, हाँ -5/36, -5/36। अब मैं इन सब से निकालूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो y minus 2/3 equals to -5/36 टाइम्स x minus 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो ये आएगा 36y माइनस 36/3, 12, 12 2 24 इज इक्वल्स टू -5x प्लस 15। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो वी गॉट 36y प्लस 5x इक्वल्स टू 15 प्लस 24 इज 39। ये आ गई आपके पास इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, इसको हम कह रहे हैं भाई ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। अब इक्वेशन हमने क्यों निकाली? क्योंकि याद रखें कि पॉइंट ए के बारे में क्या कहा? पॉइंट ए बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा आता है साइमल्टेनियस से। दूसरी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स माइनस सिक्सटीन, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सिक्सटीन, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 5 से, मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 5y इक्वल्स टू 5x माइनस सिक्सटीन, 5 जार 80, ये आ गया मेरे पास 80। और जो मेरी पहली इक्वेशन थी वो क्या थी? 36y। अब मैं इस 5x को राइट पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। 36y इक्वल्स टू -5x प्लस 39। सिंप्लीफाई किया, साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। 36 प्लस 5 इज 41, y इज इक्वल्स टू -80 प्लस 39 इज -41। सो y की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। ये मेरा पहला आंसर आया ए के कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अब y आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एक्स माइनस सिक्सटीन, y की जगह -1 इक्वल्स टू एक्स माइनस सिक्सटीन, सो x इज इक्वल्स टू 15। तो जो आपका a का कोऑर्डिनेट आ रहा है दैट इज 15 एंड -1, ये बना मेरा a का कोऑर्डिनेट जो मुझे निकालने को कहा गया था, एंड इट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, ठीक है, और तो क्वेश्चन निकालना। नेक्स्ट पार्ट इंटीग्रेट आ गया। You need to integrate 1/3x plus 2 with the roots. Okay.
सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम न्यूमरेटर में लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस टू विद द पावर -1/2 dx। अब आपने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट का मतलब क्या है, पावर में आपने वन ऐड करना है। तो जब पावर ने वन ऐड किया, -1/2 प्लस वन इज 1/2 डिवाइडेड बाय टोटल पावर दैट इज 1/2 टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 3। ये थ्री कहाँ से आ रहा है, ये थ्री बेसिकली ये वाला आ रहा है। ठीक है, क्योंकि लिमिट्स नहीं है, इट इज प्लस सी एज वेल। तो अब आपने सिंप्लीफाई किया इसको, सो यू गॉट 2/3 टाइम्स 3x प्लस टू पावर 1/2 प्लस सी। ये बना आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए द इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर 1 माइनस 2x। ओके, अब यहाँ पे लिमिट्स आ रही है। ठीक है ना, आपने इंटीग्रेट करना है e टू द पावर 1 माइनस 2x टाइम्स dx और 0.5 से लेके a, और जो आपका आंसर आएगा वो a की टर्म में आएगा। तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ही होता है। कब, जब इसकी पावर का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा। ये तो आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट्स अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ लिख दिया भाई 0.5 एंड a। अब ये जो -2 है तो बाहर ले, -1/2। अब आते हैं लिमिट्स के ऊपर। सो e टू द पावर 1 माइनस 2a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर 1 माइनस 2 एंड 0.5। ये मैंने लिमिट्स को अप्लाई कर दिया। ठीक है, -1/2 बाहर है, ये आया e टू द पावर 1 माइनस 2a माइनस e टू द पावर 1 माइनस 1। ठीक है, अब 1 - 1 तो जीरो हो गया, तो -1/2 टाइम्स e टू द पावर 1 माइनस 2a माइनस 1। ये आ गया। अब ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दो, तो माइनस e टू द पावर 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा था कि आंसर आपका इन टर्म्स ऑफ ए आएगा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन, in the expansion of x plus x square to the power 8 in ascending power of x, the third and sixth terms are equal. Find the value of x. Okay. अब हमें कह रहा है भाई क्या, थर्ड एंड सिक्स टर्म। हमारे पास इंडिकेटेड टर्म का एक वर्किंग फॉर्मूला होता है विच सेज दैट t की बेस r प्लस वन इज इक्वल्स टू n c r a टू द पावर n माइनस r एंड b टू द पावर r। ये आ गया। अब ये कह रहा है बेटा थर्ड टर्म। ठीक है ना, अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मैं r की जगह लिखूंगा 2, क्योंकि 2 प्लस 1 मेक्स इट 3, राइट। तो n क्या है, n 8 कॉम्बिनेशन r2 है, a क्या है मेरे पास, x है, 8 माइनस 2, b क्या है मेरे पास, x स्क्वायर एंड इट्स 2। यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा कि थर्ड टर्म अगर है तो r मेरे पास 2 होगा। ये बात जरा ट्रिकी है। ठीक है, 8 कॉम्बिनेशन 2 को सॉल्व किया, यू गॉट 28 x पावर 8 माइनस 2, 6 प्लस 4 इज 10। ये आ गया 28 x पावर 10 थर्ड। अब आते हैं सिक्स टर्म के ऊपर, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी आर। क्योंकि सिक्स टर्म है तो यहाँ पर आर की जगह आएगा 5, क्योंकि 5 प्लस वन मेक्स इट 6। तो एन क्या है, एन है 8 कॉम्बिनेशन 5, ए क्या है एक्स, 8 माइनस 5 3 एंड बी क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर पावर आर, आर इज 5। ये बन गया मेरे पास। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 8 combination 5 it's 56 x power 3 and 5 2s are 10 plus 3 is 13। ये आ गया। According to the condition both terms are equal। अब जो हमारे दो आंसर्स आए ना उनको हम करेंगे इक्वेट। तो अब हमारे पास थर्ड टर्म क्या थी, 28 x पावर 10 इज इक्वल्स टू 56 x पावर 13। सिंप्लीफाई किया, 28 ओवर 56 इक्वल्स टू x पावर 13 माइनस 10 इज q। ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब आपने सिंप्लीफाई करना है भाई इसको। किस तरह करेंगे, 28 ones are and 28 twos are, so 1 over 2 is equals to x cube।
यू नीड टू अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों जगह पर क्यूब रूट आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 1/2 इज 0.793 इज इक्वल्स टू एक्स। ये आपका फाइनल आंसर आ गया एक्स। ठीक है, नेक्स्ट। In the binomial expansion of x plus 2 over x power n in decreasing power, the sixth term is a constant. Find the value of the positive integer. देखिए यहाँ पर कह रहा है सिक्स टर्म। ठीक है, चलें जी। फॉर्मूला अप्लाई किया वही वाला, टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एंड बी टू द पावर आर, ये दिया। क्योंकि सिक्स टर्म है तो आर फाइव हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा टी फाइव प्लस वन इक्वल्स टू एन कॉम्बिनेशन फाइव, ए क्या है मेरे पास एक्स पावर एन माइनस फाइव और बी क्या है टू अपॉन एक्स पावर फाइव। ये आ गया मेरे पास। अब वो कह रहा है जो छठी टर्म है वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक्स पावर जीरो। तो यहां पर आ गया मेरे पास एक्स पावर जीरो, और राइट साइड पर सिर्फ एक्स की पावर को उठाएंगे, सिर्फ एक्स की पावर को। तो ये एक्स पावर है और ये एक्स पावर है। तो अगर सिर्फ एक्स पावर को देखूंगा तो एक्स पावर एन माइनस फाइव है और नीचे एक्स पावर फाइव है। तो ये हो जाएगा एक्स पावर जीरो इक्वल्स टू एक्स पावर एन माइनस फाइव। ये नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस फाइव। पावर्स को इक्वेट कर लें, जीरो इक्वल्स टू एन माइनस टेन। ठीक है, और यहां से मुझे मिल जाएगी एन की वैल्यू। सो एन इज इक्वल्स टू टेन। ये बना आपका आंसर। आपको एन ही तो निकालना था इस क्वेश्चन में, ये आंसर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द सिक्स टर्म। अब ये तो हम पूरी वर्किंग कर रहे हैं, सिक्स टर्म की तो थी ये वैल्यू। तो टी सिक्स क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर एन की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, दैट इज टेन। ये बनेगा टेन कॉम्बिनेशन फाइव, एक्स की पावर टेन माइनस फाइव इज फाइव एंड टू अपॉन एक्स की पावर फाइव। सिंप्लीफाई करें इसको, एक्स फाइव और एक्स फाइव कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू 8064। ये आपके पास सिक्स टर्म का आंसर आया। देखिए इसमें कोई कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि हमें कहा था उसने कि सिक्स टर्म कांस्टेंट ही है, तभी यहां पर हमारे पास एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व द इक्वेशन sin 4x is equals to half for 0 till pi upon 4. Give your answer in terms of pi. Okay. तो आपने अपने आंसर को पाई की टर्म में देना है भाई। और देखें यहाँ पे रेंज मॉडिफाई हो रही है। ठीक है बेटा, तो पहले रेंज पे काम करते हैं। अगर हमें दिया है कि 0x और यहाँ पर है पाई अपॉन 4, अगर यहाँ पर 4x हो जाएगा तो x को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो लोअर तो सेम रहेगी लेकिन अपर क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई अपॉन 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो रेंज है वो जीरो से लेके पाई तक जा रही है। ठीक है, 4x और पाई, पाई का मतलब ये हुआ हम सेकंड क्वाड्रेंट तक मूव करेंगे। अब आए मेन सवाल पर। आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है साइन 4x इज इक्वल्स टू हाफ। अल्फा निकालेंगे, अल्फा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। आपको अपना आंसर पाई की टर्म में देना है, इस बात को याद रखिएगा। तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा इज पाई ओवर सिक्स। कौन कौन से क्वाड्रेंट में जाना है हमको, क्योंकि हमारे पास जीरो से लेके पाई है। अब जीरो से लेके पाई का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। बस ये हमारा पाई की वैल्यू यहाँ पर है। तो पहले वाले में तो आपका सेम रहेगा, दैट इज पाई अपॉन सिक्स। सेकेंड में क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई ओवर सिक्स, दैट इज इक्वल्स टू 5 पाई ओवर सिक्स। ठीक है, अब आए फाइनल आंसर। तो जो हमारे थीटा है, थीटा पहला आ रहा है हमारे पास पाई अपॉन सिक्स और दूसरा आ रहा है 5 पाई अपॉन सिक्स, और थीटा बराबर है 4x के। तो 4x इज इक्वल्स टू पाई ओवर सिक्स एंड 5 पाई ओवर सिक्स। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, so x is equals to pi over 24 and 5 pi over 24। ये आपके x के फाइनल आंसर्स आ गए। ठीक है बेटा, ये आपको निकालने को कहा था। नेक्स्ट वन, डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द ग्राफ y इक्वल्स टू sin x एंड y इक्वल्स टू हाफ। देखिए अब इसका ताल्लुक यहीं से, अगर आप ये देखें ये भी y और ये भी y, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो यही सवाल बन जाएगा जो भी हमने सॉल्व किया।
तो जो इसके आंसर्स आ रहे हैं वही आंसर्स मैंने यहाँ पर यूज करने होंगे, ये मतलब है। तो मेरे पास एक आंसर आ रहा है पाई/24, इसका मतलब है कि ये तो वैल्यू मेरे पास है, दैट इज पाई/24, और जो दूसरी वैल्यू मेरे पास है इट इज 5 पाई/24। ये हमें यहाँ तक कनेक्ट कर दिया। यू नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट एरिया। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है कि आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई रहेगा, आप उसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे, ठीक है। अब पहले हम निकालते हैं स्ट्रेटेजी। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ये पूरा एरिया अंडर द कर्व, ये निकालेंगे, और इसमें से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो सबसे पहले काम ही करते हैं हम लोग, भाई रेक्टेंगल पे चले जाते हैं। अब हमारी स्ट्रेटेजी में पहला काम करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास, 5 पाई/12, ठीक है। इसका डिफरेंस जो आएगा, और हाइट क्या है, हाइट है हमारे पास 1/2। तो पहले बेस के लिए मैं निकालता हूँ डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 5 पाई/24 माइनस पाई/24। एलसीएम लिया दैट इज 24। 5 पाई माइनस पाई इट्स 4 पाई। सिंप्लीफाई किया तो पाई/6, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एरिया इज पाई/6 टाइम्स 1/2। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज पाई/12। ये तो हो गया हमारा पहला काम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अब आइए आप कहाँ पर भाई, अब आते हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट पर। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है बेटा। किसको इंटीग्रेट करना है, y को साइन 4x को इंटीग्रेट करना है, चले जी। अब आते हैं हम लोग एरिया अंडर द कर्व। अब यहां से आ गया कर्व का एरिया, ठीक है। क्या है हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास है भाई y = sin 4x, और इसको आपने करना है इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट की लिमिट्स क्या है, पाई/4 से लेके 5 पाई/24। सो पाई/24 से लेके 5 पाई/24, ये हमारे पास लिमिट्स है, ठीक है। इंटीग्रेट किया जब आपने, साइन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -cos 4x/4। और आपको लिमिट्स मालूम है, कहाँ से कहाँ तक है, पाई/24 से लेके 5 पाई/24, ठीक है। सबसे पहले 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 4 कोफिशिएंट है ना, इसको बाहर लो, तो ये तो हो जाएगा -1/4। अब आए अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, cos 4 ऑफ 5 पाई/24 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या है, cos 4 ऑफ पाई/24। सही है, और दोनों में 4 हमने बाहर निकाला हुआ है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे भाई, पहले तो एंगल सिंप्लीफाई कर ले, 4 1 जार 4 6 जार 4 1 जार 4 6 जार, एंगल वेरीफाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। -1/4 बाहर है, जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब cos 5 पाई/6, ये क्या बनेगा आपके पास, इसका आंसर आ गया हमारे पास -√3/2 माइनस cos 5/6, cos 5/6, that is √3/2 माइनस √3/2, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों के पास माइनस है, सो -1/4 अपनी जगह, 2 आपने लिया एलसीएम, सो इट इज -2√3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट √3/4, यही बनेगा, माइनस माइनस प्लस √3/4। ये आपके पास क्या है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो हम क्या करेंगे, हम एरिया अंडर द कर्व में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे। एरिया अंडर द कर्व हमारे पास आ चुका है √3/4, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल चुके थे, दैट वाज 5/12। क्योंकि आपको आंसर एग्जैक्ट फॉर्म में देना है, तो आप इसको यहीं छोड़ दें, ठीक है। एलसीएम चाहे तो ले लें, लेकिन इसके आगे डेसिमल में नहीं लेके जाइएगा।
इसको इसी फॉर्म में छोड़ना है, ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट वन। डू नॉट यूज कैलकुलेटर, इसका मतलब है भाई कि अब ये भी आपका एग्जैक्ट फॉर्म में जाएगा, ठीक है। इट सेज दैट राइट दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ p प्लस q टू 10 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, तो ये आपका होगा, रेशनलाइज होगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं एलसीएम। डिनोमिनेटर के हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 10, न्यूमरेटर आएगा 16 प्लस 11 अंडर रूट 10 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 10। ये आ गया भाई पहला स्टेप हमारे एलसीएम का। 16 प्लस 2 इज 18, 11 plus 1 is 12 under root 10 divided by 2 plus under root 10। सिंप्लीफाई कर दिया, अब स्टार्ट करेंगे रेशनलाइजेशन। मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 10। और अब आपने स्टार्ट कर दिया रेशनलाइज करना इसको, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आया, 18 प्लस 12 अंडर रूट 10 टाइम्स 2 माइनस अंडर रूट 10। डिनोमिनेटर में बनेगी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है मेरे पास 2 और बी क्या है मेरे पास अंडर रूट 10, ठीक है। अब आप क्या करें, अब आप इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें। अब सिंप्लीफाई के बहुत सारे तरीके हैं भाई, जो आपको समझ में आता है, जो आपको आसान लगता है वैसे स्टार्ट किया करें। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 माइनस रूट 10 का आ जाएगा मेरे पास 10। न्यूमरेटर में मैं इन दोनों को चले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में कॉमन निकाल लेंगे। 18 टू जार 36 माइनस 18 अंडर रूट 10 प्लस 12 टू जार 24 अंडर रूट 10 एंड माइनस 12 टेन जार 120, ठीक है। ये आ गया मेरे पास सिंप्लीफाई। अब इसको और सिंप्लीफाई करें। 24 माइनस 18 दैट इज 6 अंडर रूट 10 माइनस 36 माइनस 120, अभी करते हैं, इक्वल्स टू नेगेटिव 84 डिवाइडेड बाय माइनस 6। क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है ना, साइन चेंज कर दें तो ऊपर बन जाएगा 84 माइनस 6 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब 84 क्या 6 से डिवाइड होता है तो हम 6 कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से। 6 कॉमन निकाला, व्हाट यू गॉट 14 माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। 6 और 6 आपने कर दिया कैंसिल, तो अब आपके पास सिंपल सा आंसर क्या बन गया भाई, 14 माइनस अंडर रूट 10। ये आ गया आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वर्ड प्रॉब्लम आ रही है, वर्ड प्रॉब्लम ज्यादातर आती है हमारे पास सीरीज। Zuma is training for a marathon. In the first week, she runs 10 kilometers. Then each week, she runs a distance that is 10% greater than the week before. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। उसका जो डिस्टेंस है वो हर हफ्ते 10% ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। The total distance that Suzma has run by the end of n whole weeks is more than 200 kilometers. Find the smallest possible value of n. Okay. सबसे पहले सवाल एपी का है या जीपी का है, भाई ये सवाल जीपी का है कि हर हफ्ते 10% का इंक्रीमेंट है और पहले हफ्ते का कितना है 10 किलोमीटर। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो आ गई 10 किलोमीटर। जो आर है वो 10% ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा दैट इज 110%। इसको अगर आप परसेंटेज से लेकर फ्रैक्शन या डेसिमल लेकर आओ तो दैट इज 1.10। ये आ गया मेरे पास आर, ठीक है। कहा क्या है भाई, द टोटल डिस्टेंस। टोटल का मतलब क्या हुआ भाई, सम का फॉर्मूला अप्लाई कराया जाएगा। किससे ज्यादा भाई, मोर देन 200। ये आपको कंडीशन मिल गई। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन इज ग्रेटर देन 200। अब हम यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देंगे। ए क्या है भाई, ए हमारे पास 10 है। आर क्या है 1.10 पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 1.10 माइनस वन ग्रेटर देन 200, सही। सिंप्लीफाई करेंगे 10 1.10 एन माइनस वन डिवाइडेड बाय, ये सिंप्लीफाई किया 0.1 एंड ग्रेटर देन 200। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये 10
कैंसिल हो जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई किया 0.1 से तो 2 आ जाएगा। सो 1.10 पावर n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2। सो 1.10 पावर n इज ग्रेटर देन 3। इसके बाद क्या किया जाएगा, अब आपने अप्लाई करना है दोनों साइड पर लॉग या फिर ln। अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। अभी क्या बन जाएगा, n ln ऑफ 1.10 इज ग्रेटर देन ln ऑफ 3। ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सो इट इज n इज ग्रेटर देन 11.53। 11.53 से बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, n इज इक्वल्स टू 12। ये बना आपका आंसर, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, a geometric progression has first term a common ratio r, a is not equal to 0 and r is not equal to 1. The first second term of a gp are the first third and seventh term of an ap. Find the value of r। देखिए जब सवाल इस तरह का आ जाए ना कि आपको दोनों सीक्वेंस को आपस में कनेक्ट करना हो, ऐसा सवाल आ जाए, तो मेरे पास एक बड़ा आसान तरीका है कि आप हमेशा एक ऐसे कॉलम बना लिया करो। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हमेशा किया करें जब भी सवाल इस टाइप का आ जाए कि दोनों जीपी को और एपी को उसने कनेक्ट कर दिया। अब आपको उसने क्या कहा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ जीपी, मतलब T1 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीन टर्म जो जीपी की हैं ये बराबर है फर्स्ट थर्ड एंड सेवेंथ, ये आपस में बराबर है। ये हमें पता लग गया, ठीक है। दोनों की जो पहली टर्म है हमारे पास वो ए है, ये दोनों के लिए बराबर है। अब आपके पास इनके फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, ठीक है। जीपी का फॉर्मूला सेकंड टर्म का क्या होता है, ए आर होता है। थर्ड टर्म का क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा। एपी का क्या होगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, और सेवन टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 6d। ये हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास जीपी है, जीपी की सेकंड टर्म क्या है भाई, जो एपी की थर्ड टर्म है। जीपी की थर्ड टर्म जो एपी की सेवन टर्म, तो ये इसकी थर्ड टर्म, ये इसकी सेकंड टर्म, ये इसकी फर्स्ट टर्म। अब जब बात हम जीपी की कर रहे हैं रिपीटेडली, तो हमें पता है कि जीपी में रेशो होता है सेम। तो अब हम रेशो अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे भाई, हमारे पास T3 अपॉन T2 बराबर होगा T2 अपॉन T1। अब जो जीपी की थर्ड टर्म है वो एपी की सेवन टर्म है, तो मैं इसकी जगह इसको यूज करूंगा। तो थर्ड टर्म की जगह आ जाएगा हमारे पास a प्लस 6d डिवाइडेड बाय a प्लस 2d इज इक्वल्स टू a प्लस 2d डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज a। क्योंकि जो इसकी सेवन टर्म वो इसकी थर्ड टर्म, जो इसकी थर्ड टर्म वो इसकी सेकंड टर्म। तो जब मेरे पास ये दोनों टर्म्स आ गई तो मैं तो रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। अब आपने इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d का होल स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस 4ad प्लस 4d स्क्वायर। ये आपने इसको सिंप्लीफाई किया, कैंसिल क्या हो रहा है भाई, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया कैंसिल। 6ad वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 4d स्क्वायर माइनस 2ad इज इक्वल्स टू 0। ऐसे बन जाएगा। 2d यहां से कॉमन आ सकता है, तो 2d कॉमन लेके हमने किया 2d माइनस a इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास d के दो आंसर्स आ रहे हैं, d इज इक्वल्स टू 0 एंड d या 2d इज इक्वल्स टू a, ऐसे आ रहा है। अब मुझे ये मालूम है कि भाई d 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डिफरेंस 0 हो गया तो ap की टर्म तो बन ही नहीं सकती, तो खत्म हो गई। तो यहां तक हमने एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर लिया कि a बराबर है 2 टाइम्स ऑफ d की। ये हमारा पहला काम हो गया। अब आइए भाई जीपी के ऊपर। हमने जीपी की टर्म को तो यूज ही नहीं किया अभी तक। जीपी की जो फर्स्ट टर्म थी वो तो हमें मालूम है कि वो ए है। जीपी की सेकंड टर्म हमारे पास ए आर है, और जीपी की थर्ड टर्म हमारे पास ए आर स्क्वायर है। और जो जीपी की सेकंड टर्म है वो एपी की थर्ड टर्म है, दैट इज ए प्लस 2d। अब ये दोनों बराबर है, हम इसको यूज करेंगे। अब हम ये कहेंगे कि भाई सेकंड टर्म बराबर है a प्लस 2 टाइम्स डी के, और यहां पर हमने a को बनाया सब्जेक्ट, a क्या है 2 टाइम d, तो a की जगह आ जाएगा 2d टाइम्स r इक्वल्स टू a प्लस 2d। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। अभी क्या होगा भाई, अब हमारे पास यहां पर भी तो a आ रहा है,
तो हम इसको भी तो इसकी जगह यूज करेंगे। तो पूरा जो हमारा क्वेश्चन होगा ना वो डी और ए की टर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2dr इक्वल्स टू ए की जगह 2d प्लस 2d, 2dr equals to 4d, r equals to 4d over 2d and r is equals to 2। ये आया आपका आंसर। तो ये सब कुछ करना आसान कब हुआ, जब हमने यहाँ पर a को बनाया इन टर्म्स ऑफ d सब्जेक्ट और फिर हमने यूज कर लिया इसको इस इक्वेशन में, तो आपको मिल गया आपके r की वैल्यू। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। There are three girls and two boys standing in a straight line. Find the number of possible orders in which of the following cases no girls are next to each other। देखिए तीन गर्ल्स हैं और दो बॉयज हैं। ऐसे कर लेते हैं हम, एक दो तीन, ये गर्ल्स हैं और बॉयज एक दो। नो गर्ल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अब देखिए गर्ल्स को हमने कहाँ खड़ा किया, गर्ल्स हमने यहाँ पहली गर्ल, दूसरी गर्ल, तीसरी गर्ल और बीच में आ गए बॉयज। तो नो गर्ल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर आपका सिंपल केस बन गया। अब ये गर्ल आप आपस में चेंज कर सकते हो। मान लो एक गर्ल हमारे पास है ए, एक गर्ल है बी और एक गर्ल है सी। अब यहाँ पर सी आए, बी आए, ए आए, या ए आए, सी आए, बी आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास गर्ल्स के लिए आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और बॉयज के लिए आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई किया, 3 फैक्टोरियल 6 2 जार 12, ये आंसर आ गया। The two boys are not next to each other। दो बॉयज साथ में नहीं है। ओके, अगर मैं किसी भी ऑर्डर में खड़ा कर दूं, पांच बच्चे ना, एक दो तीन चार पांच, अगर मैं आपको कहूं भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो जहां मर्जी खड़ा होना चाहे हो जाए, तो नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। कि जो जहां खड़ा होना चाहे खड़ा हो सकता है, दैट इज 5 फैक्टोरियल। अब मैं आपसे कहूं इसी को कि अब हम ये करते हैं कि दो बॉयज को हम साथ कर देते, तीन चार पांच। अब हमने कहा कि भाई दो बॉयज हैं और उन दो बॉयज को हमने साथ कर दिया। अब क्या हो जाएगा, अब होगा 1 2 3 4। अब ये बनेगा 4 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल कैसे आया, एक दो तीन चार और दो बॉयज अंदर अपनी जगह स्वैप कर सकते हैं, तो उस अंदर के लिए हमारे पास आ रहा है 2 फैक्टोरियल। ये क्या हुआ, इसका केस क्या बना मेरे पास, 2 बॉयज टुगेदर। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे दो बॉयज टुगेदर, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा जी, आगे आते हैं, एक दो तीन चार पांच। अब मैं कहता हूं नो टू बॉयज आर टुगेदर। अब इसका आंसर ऊपर से ही आएगा। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये है, अगर दोनों बॉयज साथ है तो ये है। अब मैंने क्या करना है, मैंने माइनस करना है कि विदाउट रिस्ट्रिक्शन में से मैं माइनस करूंगा जब वो दो बॉयज साथ थे। तो अब जो आंसर आएगा उसमें वो दो बॉयज कभी भी साथ नहीं होंगे। 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल टाइम्स 2, दैट लीड्स टू 72 और इसका आंसर है 48। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया, हमने पहले दो बॉयज को साथ खड़ा कर दिया और उसको हमने माइनस किया विदाउट रिस्ट्रिक्शन में कि वो दो बॉयज अब कभी भी साथ नहीं होंगे। तो आपका जो आंसर बनेगा दैट इज 72। ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट वन, 12 people including NG and Bube are divided into three groups of 4 people। NG and Bube must not be in the same group। Find the number of ways in which the three groups can be selected। Okay बेटा, आपको उसने ये कहा कि एनजी और बुबे ऐसे ग्रुप में डिवाइड हुए कि एनजी और बुबे एक साथ एक ग्रुप में नहीं होंगे। ठीक है बेटा, ओके। टोटल हमारे पास 12 लोग हैं। अब हमें डिसाइड करना है भाई एनजी को और बुबे को कि ये लोग कहाँ पर है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बनाते हैं भाई एक ग्रुप 1 है हमारे पास, एक ग्रुप 2 है हमारे पास और एक ग्रुप 3 है हमारे पास। ठीक है, अगर एनजी इस ग्रुप में है तो बुबे या तो इस ग्रुप में होगा या अलग ग्रुप में होगा, किसी भी ग्रुप में होगा हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं भाई इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ 4 पीपल, 4 लोगों का ग्रुप है। अगर मैं कहता हूं कि ग्रुप 1 में मेरे पास एनजी आ चुका है, इसका मतलब है कि अब वहां 4 लोग नहीं है, अब वहां 3 लोग होंगे और टोटल 12 नहीं है, टोटल बचे अब 10, क्योंकि दो लोगों का मसला था। हमने उन दोनों को यहां असाइन कर दिया।
तो दो लोग हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए हमारे पास अब बचेगा 10। 10 कॉम्बिनेशन 3, ये आया मेरे पास ग्रुप ए का, इनटू 10 में से 3 लोग यहाँ सेट हो चुके हैं। अब कितने बचे? अब बचे मेरे पास 7। 7 में से अब यहाँ कितने लोग जाएंगे? 3 यहाँ जाएंगे। अब कितने बचे मेरे पास? 4। 4 के 4 लोग मेरे इस ग्रुप में आ जाएंगे। तो एक ग्रुप में एनजी आ गया, एक ग्रुप में बुबे आ गया और बाकी एक और ग्रुप बन गया मेरे पास। सिंप्लीफाई कर ले, 10 कॉम्बिनेशन 3 इज 120, 7 combination 3 is 35 and 4 combination 4 is 1. Answer is 4200। ये बना आपका आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन। A particle moves in a straight line. Its velocity at time t second is given by v equals to cos t minus sin t. Find the acceleration when t is pi over 3. एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि आप करेंगे इसको डेरिवेट। तो जब आपने इसको डेरिवेट किया तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस टी। और अब आपने जस्ट वैल्यू को उसमें प्लेस करना है। इज इक्वल्स टू माइनस साइन टी की जगह आ जाएगा हमारे पास पाई ओवर 3 माइनस कॉस, और टी की जगह आ जाएगा आपके पास पाई ओवर 3। सिंपल। सिंप्लीफाई कर लें इसको, वैल्यू निकालें, so that is equals to माइनस अंडर रूट 3/2 माइनस 1/2। ये आपका आंसर है। तो सिंप्लीफाई करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस फॉर्म में भी आप छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है। The displacement of the particle from a fixed point O at time t is s meter. The particle passes through O when t is 0. Find the displacement of at time t when the particle first changes direction after passing O. अब इस बात का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ये बात का मतलब क्या हुआ? जहां पर डायरेक्शन चेंज होगी वहां पर वेलोसिटी जीरो होगी। कैसे? देखिए, पार्टिकल जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अभी स्ट्रेट जा रहा है। अगर ये घूमेगा तो घूमते वक्त इसकी एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो रही होगी, सही है ना? तो जहां पर ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है वहां इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही होगी। अब आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है भाई डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी क्या है मेरे पास? वेलोसिटी इज cos t माइनस साइन टी, cos t माइनस साइन टी। हम वेलोसिटी को जीरो पुट करके यहां से निकालेंगे t की वैल्यू, cos t माइनस साइन टी। तो cos t इज इक्वल्स टू साइन टी, और ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू साइन टी ओवर cos t, जो कि बराबर हो जाएगा 10t के। तो 1 इक्वल्स टू 10t। 10 इनवर्स कर लेंगे, इसमें u cot पाई ओवर 4 इज इक्वल्स टू t। इसका मतलब जहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी वहां पर आपके पास टाइम की वैल्यू पाई अपॉन 4 होगी। ये तो हमने पहला काम कर लिया। अब आते हैं, अब हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको वेलोसिटी से चाहिए डिस्प्लेसमेंट तो आप उसको इंटीग्रेट करोगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कॉस टी माइनस साइन टी। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया, कॉस का इंटीग्रल क्या है आपके पास? साइन टी, और साइन का इंटीग्रल क्या है? माइनस कॉस टी। तो प्लस हो जाएगा, एंड देन वी हैव अ प्लस सी। अब सी निकालने के लिए क्या कहा है आपको? द पार्टिकल पासिस थ्रू ओ व्हेन टी इज ओ। तो जब आपके पास एस की वैल्यू जीरो है उस वक्त आपका टी भी जीरो है। ये हैं आपकी कंडीशंस, इनको आपने पुट करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो एस जीरो, साइन जीरो जीरो, लेकिन कॉस जीरो होता है 1। तो आपके पास सी का आंसर आ जाएगा -1, और सी के आंसर को अब आपने यहाँ पर यूज करना है। ये आएगा एस इज इक्वल्स टू साइन टी प्लस कॉस टी एंड -1। ये आ गया। और t की जगह हम वो वैल्यू निकालेंगे जो हमने निकाली थी, t इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 4। ये हम पुट करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा? s इज इक्वल्स टू साइन t की जगह पाई अपॉन 4 प्लस कॉस t की जगह पाई अपॉन 4 एंड देन -1। सिंप्लीफाई करें, साइन पाई अपॉन 4 होता है अंडर रूट 2/2, कॉस पाई अपॉन 4 भी यही होता है रूट 2/2 एंड -1।
सिंप्लीफाई करा, s इज इक्वल्स टू √2 -1। ये बना आपके पास डिस्प्लेसमेंट का आंसर। ये निकाला था ना, ये आपका आंसर बना डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर a इन टर्म्स ऑफ s। ओके भाई, a इन टर्म्स ऑफ s निकालने को कहा इसने। ये हमारे पास था क्या, ये हमने निकाला था, डेरिवेट किया है। ये हमारे पास था माइनस साइन t माइनस कॉस t। इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, ठीक है बेटा। अब वो आपसे कह रहा है कि आपने अपना आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ s। अच्छा, s किसके बराबर है, s हमने निकाला यहां पर, s बराबर है इसके। ठीक है, इसको भी मैं लेकर आ रहा हूं ताकि हमें इन दोनों को कनेक्ट करने में आसानी हो। जब दोनों चीजें सामने होंगी ना, फिर कनेक्ट करना आसान होगा। देखिए समझ में आ गया कि भाई यहां पर आप देखो कि साइन टी और कॉस टी, साइन टी और कॉस टी, ये बनेगा आपका सब्जेक्ट। अब पहले हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू, इनमें से निकालते हैं माइनस कॉमन, ये आ जाएगा साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, और यहां पर हम करते हैं s प्लस वन इक्वल्स टू साइन टी प्लस कॉस टी। ऐसा ही होगा। अब हमारे पास यहां पर इसकी वैल्यू को प्लेस करना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ s प्लस वन। तो एक्सेलरेशन बराबर किसकी हो गई, -s-1। ये आपका आंसर है। तो जब दोनों इक्वेशन सामने होंगी ना, तो करना आपके लिए आसान होगा, उस चीज को पिक करना आसान होगा कि हमने किसको सब्जेक्ट बनाना है, ये आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक पेपर हमारा हुआ खत्म। इस पेपर की पीडीएफ जो होगी, आंसर सॉल्यूशन, वो मैं आपको इस पे लिंक पे अटैच कर दूंगा, देख लीजिएगा आप। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आपको हो, कोई चीज समझ ना आए, या आप चाहते हो कि मैं कोई ईयर सॉल्व करूं, कोई टॉपिक सॉल्व करूं, तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं उसको इंशाल्लाह जल्दी सॉल्व करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।